अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये है इस चैनल का न्यू नॉवल और ये है इसका एपिसोड नंबर 1। चलते हैं, इसको रीड करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड या ये नॉवल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं। तुम सब अंधे होकर बैठे थे या बिल्कुल फारिग दिमाग हो गए थे। सब के सब यहाँ से इसी घर के गेट से बाहर निकली है वो, और तुम लोग कह रही हो कि तुम में से किसी को पता नहीं चला। अगर इतने ही मफलूज हो तो यहाँ क्या कर रही हो? कहीं और जाकर मुफ्तखोरी करो। यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ सब के सब। वो बोल नहीं रहा था बल्कि दहाड़ रहा था, जिसकी गूंज से वहां खड़े तमाम मुलाजिम थर थर कांप रहे थे। उसकी आखिरी बात पर उन सब ने हाथ जोड़ लिए थे। हमें कुछ नहीं पता साहब। जब बीबी हम में से किसी को कुछ बताए बगैर ही निकल गई थी। मैं तो जी शाम का खाना बनवा रही थी खानसामे से। मैं सर पर मौजूद ना हूँ तो ये खाना खराब कर देता है। हम बेकसूर हैं जी। आप ये दीन मोहम्मद से पूछे, उसको पता ही होगा। उमर रसीदा मुलाजमा अल्लाह रखी ने अपनी सफाई पेश की थी, मगर उसकी कशादा पेशानी के तेवर में कोई कमी नहीं आई थी। दिल तो कर रहा है कि एक एक को नौकरी से फारिग फारिग कर दूं। निकम्मे, फारिग, बेकार और बिल्कुल सुस्त मुलाजिम रखे हुए हैं आपने। इन सब की लापरवाही की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे, वरना अगर मैं उसे फार्म हाउस पर रखता तो आज ये तकलीफ ना उठानी पड़ती मुझे। मुलाजमों पर गुस्सेली निगाह डालते वो उनसे मुखातिब था जो निहायत उसका सुर्ख चेहरा देख रहे थे। गुस्से की शिद्दत से उसका मुंह लाल हो गया था। बर्दाश्त की हद खत्म हो रही थी। उसने अंगारा होती आंखें चौकीदार पर टिकाई, जो मजलूबियत की इमारत बना खड़ा था। तुम यहाँ आओ दीन मोहम्मद, उसे सख्त लहजे में चौकीदार को पुकारा। वो दिल ई दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उस तक आया था। बाकी मुलाजमीन की जान निकलने लगी थी। तुम्हारे सामने निकली थी ना वो? तुमने अपनी आंखों से उसे जाते देखा था ना? उसका गिरीबान सख्ती से दबोचे। वो भूल गया था कि मुकाबिल शख्स उम्र में उससे कई साल बड़ा था। चौकीदार ने मदद तलब नजरों से अपने बड़े साहब की तरफ देखा था, जो जरा फासले पर खड़े छोटे साहब का गरजना और बरसना बड़ी सुकून से देख रहे थे। साहब माफ कर दे साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। जी मैं तो बीबी से पूछा था कि वो अकेली कहाँ जा रही है, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि आपसे मेरी शिकायत कर देगी। उसे गिड़गिड़ाते हुए बार बार बताई गई बात एक बार फिर दोहराई थी। पिछले 4 घंटों में वो ये बात कई मर्तबा वहां मौजूद हर शख्स को बता चुका था, मगर छोटे साहब का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक सुलगती निगाह चौकीदार पर डालकर उसने उसे एक झटके से परे किया और दूर जाकर मार्बल की चिकनी फर्श पर गिरा था। माली बाबा ने एक तरह आमेज निगाह जमीन पर कांपते हुए चौकीदार पर डाली थी। उन्हें अनकरीब अपनी हालत खराब होती नजर आ रही थी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना एक एक को आग लगा दूंगा, वो चिल्लाया था। सब मुलाजिम मिनटों में वहां से गायब हुए थे। तभी उसका वफादार मुलाजिम, कम दोस्त ज्यादा, उसके करीब आया था। हिम्मत से काम ले साईं, बीबी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। उसके मजबूत कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे हौसला दिया था। 4 घंटे बीत चुके हैं बख्श, उसे कैसे फिक्र ना करूं। आसपास का सारा एरिया छान चुका हूं, मगर वो कहीं भी नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता बख्श। उसे ढूंढो, जल्द अज जल्द ढूंढ लो उसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बेबसी से कहती वो दाद बख्श को बहुत थका हुआ लग रहा था। बाकी मुलाजिमों के साथ उसका रवैया जो भी रही, मगर दाद बख्श के सामने वो एक खुली किताब था। वो तो उसका बचपन का साथी, बचपन का राजदार था। उसकी तड़प और तकलीफ को बखूबी समझता था। दाद बख्श ने उसके शाने पर दबाव डाला था, जिसे उसे यकीन दिला रहा हो कि उसकी मुश्किल हल कर देगा। उसने एक नरम निगाह दाद बख्श पर डालकर दूसरी अपनी तरफ चंद कदमों के फासले पर खड़े उस मर्द पर डाली, मगर वो तकलीफ पर यूं पुरसकून थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने दुखती हुई पलकें उठाकर उनकी आंखों में झांका, जहां सिर्फ लिखा हुआ था, बताओ अब कैसा फील कर रही हूँ।
तुम्हें ज्यादा शौक चढ़ रहा है जॉब करने का। और ने उसे सख्त चेतूनों से घूरा था जिसने उसके यूं घूरने पर मासूम सी शक्ल बना ली थी। क्या बताऊं कि कितना शौक है यार, बस तुम टांग मत अड़ाना, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं ये जॉब करूंगी और ज़रूर करूंगी। खबरदार, जो तुमने अम्मी के कान भरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके ज़िद्दी अंदाज अपनाया और आखिर में उसे धमकी दे डाली। जब तुम डिसाइड कर ही चुकी हो तो मुझसे पूछने भी क्यों आई हो। बस कर लो ज्वाइन कल से ही। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, मुझे तो पहले ही पता था कि एक दिन तुम अपने 2 साल बड़ा होने का फ़ायदा ज़रूर उठाओगी। और लो, आ गया वो दिन। ऑन ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया था। वो बेसाख्ता खिलखिलाई। ऑन मेरे प्यारे भाई, अब तो तुम्हारी अपने बच्चे हो जाएंगे यार, अब तो बच्चों की तरह मुंह बनाना छोड़ दो। उसके बालों को छेड़ते हुए वो मुसलसल हंस रही थी। हाँ तो, और इस मामले में भी तुमने अपनी ही चलाई। खुद शादी करने के बजाय पकड़कर मेरी शादी करवा दी। और उसके पास एक और गिला था। या अल्लाह, जी किस मिट्टी से बनाया है तूने इस बेवकूफ इंसान को। उसने आसमान की तरफ मुंह करके मसनूई तासिफ से जताया था। एक तो वक्त रहते तुम्हारी शादी कर दी हमने, और तुम हो कि हमारा एहसानमंद होने के और मजीद शिकवा कर रही हो। उसने ऑन को लताड़ा था। बदले में वो हौले से मुस्कुरा दिया। जमल, अब तुम बात को घुमा रही हो यार। सीधे सीधे बता दो कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो। मेरी जॉब की वजह से परेशान होना। वो आजकल जॉबलेस था, इसीलिए जो बात दिल में थी वो जुबान पर ले आया था। उसके खदशे पर जमल ने उससे उसके सख्त नज़रों से घूरा था। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी जॉब की वजह से परेशान होती फिरूं। मैं तो ये जॉब शौकिया करना चाहती हूँ। फिर टाइमिंग भी शॉर्ट है और तुम ना जाने बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। उसने ऑन को खूब लताड़ा और उसके सामने हामी भरकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उल्टा उससे खफा हो गई। ओ यार प्लीज जमी, अब तुम यूं मुंह मत फैलाओ। ऑन ने नरमी से उसे गले लगाया। वो दोनों इस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए थे, जबकि निदा, ऑन की बीवी, और सलमा जहान बरामदे में पीछे बने अपने अपने कमरे में थी। हाँ तो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं घर के हालात या तुम्हारी बेरोजगारी से नाला होकर जॉब करना चाह रही हूँ। मुझे अल्लाह के बाद अपने भाई के जोर बाजू पर पूरा यकीन है। तुम प्लीज इस तरह से टेंशन फ्री हो जाओ। मैं तो बस टाइम पास करने के लिए ये जॉब करना चाह रही हूँ, वरना ऑन आफंदी जैसे शेर जवान भाई के होते हुए जमल आफंदी को भला जॉब करने की क्या जरूरत। वो कंधे उचकाते हुए बड़े फखर से बोली थी। ऑन उसके जवाब पर मुतमईन सा हो गया था। तो फिर मैं डन समझूं। जमल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। उसकी इस अदा पर ऑन ने उसके सर पर एक चित लगाई और इस बात में सर हिलाया था। जमल ने याहू कहकर चारपाई से जमीन पर छलांग लगाई। कभी कभी मुझे लगता है कि ऑन आपसे नहीं बल्कि आप ऑन से 2 साल छोटी हैं। कामनी सी निदा उसकी इस हरकत पर हंसते हुए बोली थी। बदले में ऑन भी मुस्कुरा दिया था, जबकि जमल ने उसे खफकी से घूरा था, फिर किसियानी होकर हंसती थी। मैं आप दोनों के लिए एक खुशी की खबर लाई हूँ। हाथ में पकड़ा लिफाफा ऊंचा करके निदा खुश दिली से मुस्कुराई थी। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है और मुझे पता है मैडम। लाओ मुझे दे दो। जमल हाथ झाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ऑन ने ट्राउजर के पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया था। जी नहीं, ये ऑन की जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर है। फौज में भर्ती होने जा रहे हैं हमारे मेरे शौहर नामदार। चहकते हुए निदा ने उन दोनों बहन भाइयों को खबर दी थी, फिर खुशी से ऑन की तरफ देखा था, जिसका चेहरा इस खबर पर खिल उठा था। क्या वाकई, कहकर ऑन ने उसके हाथ से वो लेटर उचक लिया था और सतर सतर उसे पढ़ने लगा। पल में उसके चेहरे की सारी पसमर्दगी हवा हो गई थी। जमल ने भी तशक्कुर से आसमान की तरफ देखा और फिर शुक्राने की नफल अदा करने के लिए अंदर का रुख किया। अब मैं तुम्हारी शादी करूंगा मोहतरमा, और तुम्हारे शौहर को घर जमाई बनाई कर तुम्हें इसी घर में रखूंगा। ऑन अंदर जाती जमल को छेड़ा। निदा उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंसी, जबकि जमल पलटी थी। मैं तो किसी अमीरजादे से ही शादी करूंगी और इस 3 मरले के घर में नहीं रहेगा, देख लेना तुम। जमल ने भी हमेशा की कही बात दोहरा कर उसे छेड़ना चाहा था। तो फिर मैं फौज की नौकरी छोड़कर उसका नौकर बन जाऊंगा, मगर इससे एक ही डिमांड करूंगा कि मेरी बहन को लेकर यहीं हमारे पास रहे।
मोहब्बत से कहते वो उसके पास ही आ गया था। जमल की आंखें पल में नम हुई थी। अब तुम यूं मुझे इमोशनल मत करो, अच्छा जी। उसके कंधे पर सर टिकाते हुए वो नम आंखों से समेत बोली थी। उसको यूं रोते देखकर ऑन ने भी होले से उसकी पीठ थपकी। शेर जवान कि भाई होकर रो रही हूँ, शर्म करो यार। ओन ने उसे प्यार से झड़का था। निदा उनकी मोहब्बत से खुश दिली से मुस्कुराती रही, जबकि जमल उसके कंधे पर धमोका झड़ती हुई रोती रोते हंस पड़ी थी। रहम करो यार, तुम्हारा ये शेर जवान भाई सिर्फ 19 साल का है। तुम जैसी 21 साल की भारी भरकम शेरनी का ये भारी मुक्का मेरी जान भी ले सकता है। उसकी बड़ी बड़ी जिसामत पर चोट करते हुए ओन ने मसनूई आ भरी थी। अल्लाह ना करे सलमा जहां भी उनकी बातें सुनकर बरामदे में चली आई थी, जबकि उनके यूं कहने पर उनके तीनों बच्चे हंस पड़े थे। निदा उनकी अपनी करीबी दोस्त की बेटी थी, जिसे महज 2 हफ्ते पहले वो सादगी से ओन के साथ ब्याह कर लाई थी। उनका छोटा सा घराना मोहब्बत और इत्तेफाक के लिहाज से मिसाली था। मैं क्या करूं बख्श, कहाँ ढूंढूं उसे? जिंदगी बोझ बनती जा रही है यार, कुछ करो बख्श। मैं थक चुका हूँ, प्लीज कुछ भी करो, मगर उसे ढूंढ लो। भारी लहजे में टूटे कांच सी जैसी दुखन थी। दाद बख्श का दिल खून होने लगा था। साईं आप भूल क्यों नहीं जाते उसे? गुजरे हुए माजी के साथ जिएंगे तो जिंदगी बोझ हो जाएगी। अपने हाल को संवार ले, मुस्तकबिल भी खूबसूरत हो जाएगा। दाद बख्श ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। ये तुम क्या कह रही हो बख्श? उसने एक शिकवा कुना निगाह दाद बख्श पर डाली थी। उसने तासिफ से जरखान अब्बासी की तकलीफ ज़दा चेहरे को देखा था। 16 बरस बीत गए हैं साईं। आप जैसे बंदे के लिए तो किसी को खोजने के लिए 16 घंटे ही बहुत है, मगर शर्त यह है कि कोई खोया हुआ हो। जो खुद चुप कर बैठा हो उसे कैसे ढूंढा जाएगा? आप ही बताएं साईं। उसने नरम लहजे में उस पर हकीकत वाज़ेह की थी। जरखान ने बेबसी से निगाह चुरा ली। आंखें जलने लगी थी, दिल की धड़कनें मद्दम होने लगी थी। उसकी यूं निगाह चुरा लेने पर दाद बख्श ने ठंडी आह भरी थी। अलीजा बीबी आपको बहुत चाहती है साईं। आप उनका हाथ थाम लें और अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लें। बड़ी बीबी ना ने मिलना होगा तो एक दिन वो खुद ही आपको मिल जाएगी, मगर आप उनके पीछे यूं खुद को तबाह ना करें। उससे सिगरेट सुलगाते देख अफसरदा गीत से बोला था। ये नामुमकिन है दाद बख्श। जिस औरत ने मेरे दिन का सुकून लूट रखा है, पिछले 16 बरस से मेरी रातें बेचैन कर रखी है, उससे मिले बगैर उससे अपना सुकून वापस लिए बगैर मैं अपनी जिंदगी कैसे शुरू कर सकता हूँ? जब मेरा पूरा वजूद आग में झुलस रहा है तो मैं क्यों कर शादी कर सकता हूँ? नहीं, मैं अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सिगरेट का धुआं फिज़ा में छोड़ते हुए वो अटल लहजे में बोला था। मैं आपसे मोहब्बत वो आपसे मोहब्बत करती है साईं। दाद ने उसे बावर करवाया था।